नया सवेरा। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 25वें दिन पहुंचा। इजराइल ने गाजा में हवाई और जमीनी हमले किए तेज। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम से किया इनकार। हमास ने भी इजराइल के शहरों पर हमले का किया दावा। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। यमन के हाउथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन हमले का किया दावा। इजराइल ने हमले किए नाकाम। पुतिन ने संघर्ष के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को ठहराया जिम्मेदार। गाजा में मंडराया बढ़ता मानवीय संकट। भोजन, पानी, बिजली और ईंधन की किल्लत। दवाओं की कमी से अस्पतालों में मचा हाहाकार। मानवीय सहायता पहुंचने का सिलसिला जारी। यूएन ने मदद को बताया जरूरत के हिसाब से बहुत कम। अफगान शरणार्थियों का पाकिस्तान से पलायन जारी। पाकिस्तान सरकार ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 1 नवंबर की तारीख की तय। सालों से पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिक हुए दुखी। तालिबानी सरकार ने फैसले को बताया अस्वीकार्य। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने हिजाब पहनी एक महिला को मारी गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में किया भर्ती। यात्रियों के मुताबिक महिला जिहादी नारे लगाने के साथ दे रही थी लोगों को हमले की धमकी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल हमास युद्ध को 25 दिन बीत चुके हैं। शांति की दूर दूर तक कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के तेवर लगातार तल्ख बने हुए हैं। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली कार्रवाई जारी है। इस सब के बीच हमास के लीडर गाजी हमद ने दावा किया है कि इजरायली सेना गाजा के कुछ ही इलाकों में घुस पाई है। इजराइल की कार्रवाई को लेकर रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने दिखे। इजराइल हमास के बीच संघर्ष का आज 25वां दिन है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी गुट हमास के हमले से शुरू हुआ यह संघर्ष दिन ब दिन और विकराल रूप लेता जा रहा है। हालात ये है कि दोनों पक्षों की तरफ से कई हजार लोगों की जान जाने के बाद भी यह संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने बमबारी और सैन्य अभियान तेज कर दिया है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा में युद्ध विराम के लिए कहना मतलब इजराइल से हमास आतंक और बर्बरता के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहने जैसा है। मैं युद्ध विराम को लेकर इजराइल की स्थिति साफ करना चाहता हूं। इजराइल 7 अक्टूबर को शुरू हुए संघर्ष के लिए युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर सकता। युद्ध विराम का आह्वान करना इजराइल के लिए हमास के सामने आत्मसमर्पण जैसा है, बर्बरता के सामने आत्मसमर्पण जैसा है। बाइबल में कहा गया कि यह शांति का समय भी है और युद्ध का समय भी है। वहीं इजरायली सेना ने गाजा में अपनी कार्रवाई के दौरान एक बंधक महिला सैनिक को छुड़ाने का दावा किया है। बंधक से छुड़ाई गई महिला सैनिक का नाम ओरी मेगिदिस बताया जा रहा है। इस महिला सैनिक को 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल से अगवा कर लिया था। हमारी सेना ने प्राइवेट ओरी मोगदिशु को हमास की कैद से आजाद करा लिया है। 7 अक्टूबर की काली सुबह को ओरी का अपहरण कर लिया गया था। इस महत्वपूर्ण और रोमांचक उपलब्धि के लिए शिन बेट और इजरायली सेना को बधाई देता हूं। एक उपलब्धि जो सभी बंधकों की रिहाई के लिए हमारी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।
उधर इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है। इसके गाजा में अपने जमीनी अभियानों के विस्तार की घोषणा करने के बाद पैदल सेना और टैंकों की मदद से हमला कर रही है। इजरायली टैंक उत्तर पश्चिम गाजा और गाजा शहर के दक्षिण में आगे बढ़ रहे हैं। IDF ने कहा कि गाजा पट्टी में हमारा आक्रमण आने वाले समय में और तेज होता जाएगा। हमारे सैनिक युद्ध के मैदान में साहस और वीरता के साथ लड़ रहे हैं। यह भयंकर लड़ाई है जिसमें वे आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। इस प्रकार की लड़ाई हमारी सेना को खतरे में डालती है और इसकी भारी कीमत चुकानी होती है, लेकिन युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह अहम है। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के कब्जे में अभी भी 240 बंधक हैं। इस बीच हमास ने सोमवार को बंधक बनाई गई 3 इजरायली महिलाओं का वीडियो जारी किया। वहीं नेतन्याहू ने वीडियो की निंदा करते हुए इसे दुष्प्रचार का हथकंडा करार दिया। वहीं इजराइल की वेस्ट बैंक में भी कार्रवाई जारी है। सेना ने ताजा कार्रवाई में अरोरा गांव में हमास लीडर सालेह अरौरी के घर को ध्वस्त कर दिया। उधर हमास ने भी इजराइल के शहरों पर हमले का दावा किया है। हमास के लीडर गाजी हमद ने दावा किया है कि इजरायली सेना गाजा के कुछ इलाकों में घुस पाई है। उत्तर या पूर्व से गाजा पट्टी में प्रवेश करने के कई प्रयास किए गए। समुद्र से भी लैंडिंग के प्रयास हुए। वे गाजा पट्टी में प्रवेश करने में असफल रहे। यह एक बड़ी विफलता है और वे कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर गाजा पट्टी में आगे बढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी शहर एलियट में एक ड्रोन को मार गिराया है। वहीं संघर्ष के बीच यमन के हौथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन हमले का दावा किया है। गाजा के अलावा इजराइल दूसरे मोर्चे पर भी संघर्ष कर रहा है। इजरायली सेना ने ताजा हमले में लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक संघर्ष में उसके 50 लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने गाजा में फिर से इजरायली कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि हमास के आतंकवादी निर्दोष फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। लोगों को मारना इजरायली रक्षा बलों का युद्ध उद्देश्य नहीं है। हमास के आतंकवादियों का खत्म करना उनका लक्ष्य है। हमास के आतंकी निर्दोष फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल हमास संघर्ष के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गाजा में जारी घमासान को लगातार बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका पवित्र भूमि में स्थायी शांति नहीं चाहता है। वे पश्चिमी एशिया में निरंतर अराजकता चाहता है। इसलिए वे उन देशों को बदनाम करने की पूरी कोशिश करता है जो गाजा पट्टी में रक्तपात रोकने पर तत्काल युद्ध विराम पर जोर देते हैं और संकट को हल करने में वास्तविक योगदान देने के लिए तैयार हैं, न कि परजीवियों की तरह इसे बढ़ावा देने के लिए। गौरतलब है कि इजराइल हमास संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है और लेबनान और सीरिया की तरफ से हो रहे हमले के कारण इस युद्ध का दायरा धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। और इस सब के बीच हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बदले इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। इससे यहां आम लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग जरूरी चीज़ों के लिए तड़फ रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा कि गाजा बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया है। अस्पतालों के हालात सबसे खराब बने हुए हैं। वहीं रफा क्रॉसिंग से कम राहत पहुंचने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए केरेम शालोम क्रॉसिंग खोलने पर बल दिया है। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गाजा वासियों को झेलनी पड़ रही है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों के पास भोजन, पानी, दवा, बिजली और ईंधन की कमी के साथ बुनियादी जरूरतों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसके लिए उन्हें रोजाना मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। इस बीच राहत कर्मियों ने बताया कि गाजा में बढ़ता मानवीय संकट मंडरा रहा है। जहां क्षेत्र के लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, तो वहीं संघर्ष में जिंदगी बचाने के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी उनके लिए प्रमुख चुनौती बन चुका है। हम एक जगह से दूसरी जगह भागने पर मजबूर हैं। हमको सही से खाना और पानी नहीं मिल पा रहा है। बीच बीच में इलाके में रॉकेट हमले हो रहे हैं। ऐसे में हम बच्चों के साथ बार बार जगह बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि गाजा में स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है। भोजन, स्वच्छ जल, बड़े पैमाने पर विस्थापन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। खासतौर पर ईंधन की कमी के कारण स्वच्छ पानी एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
गाजा बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया है। यह एक जिंदा नरक के समान है। गाजा के 10 लाख से अधिक बच्चों के सामने गंभीर जल संकट है। गाजा का जल उत्पादन अभी 5% है। स्वच्छ जल की बड़ी कमी है, इसलिए खारेपन के कारण बच्चों की मृत्यु का बड़ा खतरा है। बहरहाल गाजा में बिजली, पानी और दवाओं की कमी से अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। डॉक्टरों को मरीजों और विस्थापित लोगों का इलाज बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल के गलियारे में ही मरीजों की सर्जरी करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि हम सर्जिकल स्वीट्स के गलियारे में सर्जरी कर रहे हैं क्योंकि सभी स्वीट्स भरे हुए हैं। आज सुबह 7 बजे से हमारे पास बड़ी संख्या में घायल मरीज आए जिन्हें तत्काल सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन जगह कम होने की वजह से इनके गलियारों में सर्जरी की जा रही है। गाजा में अभी केवल मिसिसिपी रफा क्रॉसिंग के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो कि काफी कम साबित हो रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए केरेम शालोम क्रॉसिंग खोलने पर बल दिया है। यदि हमें मानवीय मदद पहुंचाने में बदलाव लाना है तो गाजा में मानवीय मदद ले जाने के लिए 1 से अधिक एंट्री पॉइंट की जरूरत है। इजराइल और गाजा के बीच केरेम शालोम एकमात्र क्रॉसिंग है जिससे पर्याप्त संख्या में ट्रकों को तेजी से पहुंचाया जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने भरोसा जताया है कि जल्द ही गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता में खासी बढ़ोतरी होगी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि गाजा में पहले चरण में आने वाले दिनों में प्रतिदिन 100 ट्रक तक की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि का समर्थन करेगा। जल्द ही गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता में खासी वृद्धि होगी। मानवीय मदद को बढ़ाने और कमी को पूरा करने में समय लगेगा। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। भले ही मिस्र के रफा से ट्रकों के जरिए मानवीय सहायता गाजा पहुंच रही है, लेकिन लाखों लोगों की जरूरत के मुताबिक ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। और अभी इस वक्त क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, आज दिन भर वहां पर क्या कुछ हुआ, ये अभी कुछ देर में हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के युद्ध की, और आइए सीधे आपको यरूशलेम लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमृतपाल, हर दिन खबर दुनिया की जो हमारा ये बुलेटिन है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, इसमें आप ताज़ा जानकारी देते हैं क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। अभी इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, आज दिन भर क्या कुछ हुआ है? देखिए, मिलिट्री कैंपेन इंटेंसिफाई हो रही है दिन भर दिन, घड़ी भर घड़ी। ग्राउंड इन्वेजन इन्होंने कर दी है, हालांकि लिमिटेड नंबर्स पर। अभी स्थिति ये है कि इजरायली फौज गाजा सिटी, जो कि नॉर्दर्न गाजा में है, गाजा पट्टी के उत्तर में है, गाजा सिटी उनकी कैपिटल भी वही है हमास की, तो उसको एनसर्कल कर लिया है, टैंक्स लेके खड़े हैं, और जो रोड्स हैं उसको कट ऑफ कर दिया है। लगातार एरियल बॉम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, और कभी भी ये लोग अंदर जाके क्लोज कॉम्बैट कर सकते हैं। हो सकता है वो आज रात हो सकता है वो कल सुबह हो, वो स्थिति के हिसाब से डिपेंड करेगा। जो ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंडेबली हमसे शेयर नहीं करते हैं, पर अब लड़ाई क्लोज कॉम्बैट के लेवल पर आ गई है। आगे क्या ये इनको रीइंफोर्समेंट्स भेजेंगे, क्योंकि सारी इनकी फौज, इनकी आर्टिलरी गन्स, इनका आर्मर्ड गाजा पट्टी के बॉर्डर पे खड़ा है। क्या चारों साइड से भेजेंगे, साउथ से, सेंटर से, नॉर्थ से, ये सब मिलिट्री डिटेल्स हैं जो कि फौज अंडरस्टैंडेबली शेयर नहीं करती है। पर ये फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन, जैसे नेतन्याहू ने कल कहा कि इमिनेंट है, और सीज फायर का तो उन्होंने कहा कि मतलब ही नहीं है। तो दुनिया चाहे सीज फायर की गुहार लगाती रहे। उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका ने 9/11 के बाद सीज फायर कर दी थी, क्या पर्ल हार्बर के बाद उन्होंने सीज फायर कर दी थी, क्या और उन्होंने कहा कि सीज फायर करना आतंकवाद को समर्पण करने के बराबर होगा। तो क्लियर है, मिलिट्री एक्टिविटी ग्राउंड, सी, लैंड तीनों से ज्यादा इंटेंसिफाई होगी आने वाले दिनों में। जी अमृतपाल,
इस सब के बीच जो हमास की ओर से दावा किया गया है, हमास का यही कहना है कि जो इजरायली फौज है वो ज़्यादा अंदर नहीं घुस पा रही है गाजा के, तो हमास किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इसमें? देखिए, हमास तो ये कहेगा ही क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट है मिलिट्री कैंपेन का। आजकल की डेट में जहां आप के हर एक के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो आप बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इजराइल भी नहीं बता रहा कि इनकी कैजुअलिटीज कितनी हैं, वो अलग नंबर्स क्लेम करते हैं, ये अलग नंबर्स क्लेम करते हैं। तो हमास का ये कहना है कि इनको हम क्षति पहुंचा रहे हैं और अगर ये अंदर आए, हम तैयार बैठे हैं, इनको और क्षति पहुंचेगी। और ये बात सही भी है, जब आप क्लोज कॉम्बैट में जाएंगे आपकी भी कुछ कैजुअलिटीज होंगी। मैं सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं, सोल्जर मिलिट्री कैजुअलिटीज की बात कर रहा हूं। अब वो क्लियर होगा जब जंग खत्म होगी कि किसके कितने लॉसेस हुए। पर अभी भी हमास के फाइटर्स मौजूद हैं और टनल्स हैं वहां पर, वो चैलेंजेस हैं इनके लिए। देखिए, 42 किलोमीटर बाय 41 किलोमीटर बाय कहीं जगह पे 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कहीं चौड़ाई 12 किलोमीटर, आप लगा लें 350 स्क्वायर किलोमीटर है, आपके नोएडा के 1.5 गुना। मतलब मैं पूरी गाजा पट्टी की बात कर रहा हूं, इतना के एरिया है। तो आप बिल्ट अप एरिया में आप जाएंगे तो कैजुअलिटीज होंगी, तो कुछ नुकसान इनको भी होगा। अब हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, दोनों साइड्स अपनी अपनी कैजुअलिटीज बताती हैं, अपनी अपनी फिगर्स देती हैं, अपने अपने दावे करती हैं। वो तो जब फाइनल जंग का खत्म होगी तो फिर क्लियर होगा कि किसको कितना नुकसान पहुंचा। ठीक है अमृतपाल, इसके अलावा इजराइल लेबनान से भी इजराइल को वहाँ पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है, यमन के जो हाउती विद्रोही हैं उनसे भी संघर्ष करना पड़ रहा है, और वेस्ट बैंक के इलाके में भी इजराइल जाके वहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है। तो गाजा के अलावा जो ये दूसरे मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल को करने पड़ रहे हैं, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में और दूसरी ईरान बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस, सीरियन मिलिट्री का पता नहीं, अमेरिकन ने तो सीरियन मिलिट्री पे अटैक किया। उधर इन्होंने सीरिया के एलोपो और दमिश्क एयरपोर्ट्स उड़ा दिए, कहा कि इनको हथियार भेजे जा रहे थे हिजबुल्लाह को। उधर जैसे आपने सही कहा कि तीसरी मिसाइल दागी आज हाउजीज ने यमन से, कहते हैं कि रेड सी के एरिया से दागी। इनका एलाइट करके एक शहर है दक्षिण में, हालांकि इन्होंने इंटरसेप्ट कर ली, इनके एरोस्पेस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर ली और कोई क्षति नहीं पहुंची, पर हाउजीज कूद गए हैं। अगर हाउजीज कूद जाएंगे तो फिर क्या दूसरे प्रॉक्सीज ईरान के कूदेंगे? अमेरिकन ने कहा है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर हम खुल के लड़ाई में आ जाएंगे। तो रीजनल स्पिलओवर का खतरा बहुत ज्यादा है और अभी भी बना हुआ है। हालांकि कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं कि रीजनल स्पिलओवर ना हो। कहते हैं कि मतलब जो रिपोर्ट्स हैं कि ईरान की जो कुछ स्क्वाड है उनके चीफ लेबनान में हैं और हसन नसरल्ला जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं उनके साथ ऑपरेशनल सेंटर्स चला रहे हैं, ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स वहां से चलाए जा रहे हैं। पीआईजे और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के चीफ और इनके जो डेप्यूटी चीफ हैं सालेह अल अरौरी हमास के, वो 4 दिन पहले हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ के साथ बैठक की। कहते हैं कि खालिद मशाल और इस्माइल हानिये जो हमास की टॉप लीडरशिप है, कतर में बेस्ड है, दोहा में, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे। चलिए मान लीजिए नहीं भी थे, ये इजराइल कहता है, कम से कम ये 3 तो थे, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह चीफ और इनके डेप्यूटी चीफ। उन्होंने तो इकट्ठे फोटो हमास ने रिलीज की और स्टेटमेंट रिलीज की। अभी नसरल्लाह एक पब्लिक स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। तो क्लियर है कि खतरा स्पिलओवर का बहुत बना हुआ है। जी शुक्रिया अमृतपाल, काफ़ी विस्तार से आपने ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सब जानकारियों के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की ओर से अपने यहाँ बसे अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफगान शरणार्थी रहते हैं और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, अफगानिस्तान के प्रवासी अपने वतन के लिए वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान जहां अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए सख्ती कर रहा है, वहीं तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के फैसले को अस्वीकार्य बताते हुए इसकी आलोचना की है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान द्वारा बिना वैध दस्तावेज के मुल्क में रहने वाले अवैध प्रवासियों को वतन छोड़ने के लिए तय की गई 1 नवंबर की तारीख कल खत्म होने वाली है। ऐसे में भारी संख्या में अफगानी लोग मुल्क वापसी के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं मोहम्मद रहीम, जो कराची से अफगान सीमा जाने के लिए तैयार हैं। रहीम ने पाकिस्तानी महिला से निकाह किया है और उनसे पैदा होने वाले बच्चे भी पाकिस्तान की नागरिकता रखते हैं, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ रहा है। हमारी सारी ज़िंदगी यही हो गई है, हम इसी चीज़ से वाकिफ़ है, यही बच्चे बड़े हुए हैं, यही की पैदाइश है हमारी, और कराची शहर को हम अच्छी तरीके से समझते भी है, तो हम नहीं जाना चाहते। यह कहानी एक रहीम की नहीं, बल्कि उस जैसे 17 लाख अफगान नागरिकों की है, जो कि कई सालों से पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। उधर पाकिस्तान के अंतरिम गृह मंत्री सरफराज भुगती ने अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर निकालने को चुनौतीपूर्ण कार्य बताते हुए कहा कि सभी प्रांतीय सरकारें इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरीली रिटर्न करेगा उसके लिए जाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम बड़ा लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। उधर तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के फैसले को अस्वीकार्य बताते हुए इसकी आलोचना की है। गौरतलब है कि अफगान शरणार्थियों का पाकिस्तान छोड़ने का सिलसिला जारी है। अफगान नागरिक इस फैसले से बहुत ही गमगीन हैं। उनके मुताबिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने यहाँ गुजारा है। ऐसे में फिर से नई जिंदगी शुरू करना मुश्किल होगा। सर्दियों का टाइम है, हमारे इलाकों में 6 महीने तो वहाँ ऐसा सर्दी होता है कि ये बच्चे वहाँ अल्लाह जाने इन लोगों का क्या हाल होता है। घर भी वहाँ टूटा फूटा है, ऐसा कोई बड़ा जगह भी नहीं, कोई तैयार कमरे भी नहीं कि हम जाके उसमें बैठ जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान में 40 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी रहते हैं। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद बड़ी संख्या में यह शरणार्थी पाकिस्तान आए थे। इसके बाद देश में 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद भी लाखों अफगान नागरिक पाकिस्तान में आकर बस गए थे। फिलहाल इन लोगों के सामने बड़ा संकट अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का होगा। और आइए अब आपको चीन की ओर लिए चलते हैं। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल अपने देश के अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर सकुशल वापस आ गया है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास रिटर्न कैप्सूल से बाहर आए तीनों अंतरिक्ष यात्री फिलहाल स्वस्थ हैं। दरअसल चीन ने 30 मई 2023 को मानव युक्त अंतरिक्ष यान शेंझोउ 16 लॉन्च किया था। इस दल ने 154 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर कुल 70 अंतरिक्ष प्रयोगों को पूरा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हाल के दिनों में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर दुनिया के कई बड़े देश जोर देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के शेंझोउ 16 का दल 6 महीने तक अपने देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद पृथ्वी पर आज सुरक्षित लौट आया है। शेंझोउ 16 के दल में चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री में जिंग हाईपेंग, जू यांगजू और गुई हाईचाओ गोबी शामिल है। ज्यूकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास रिटर्न कैप्सूल से बाहर आए तीनों अंतरिक्ष यात्री फिलहाल स्वस्थ हैं। लैंडिंग साइट पर शेंझोउ 16 अंतरिक्ष यान के रिटर्न कैप्सूल से बाहर आने वाले जिंग हाईपेंग पहले अंतरिक्ष यात्री थे। मिशन कमांडर जिंग हाईपेंग ने इस मिशन को सफल करार दिया। मैं इस समय बहुत उत्साहित हूं। आखिरकार हम जमीन पर लौट आए हैं। हमने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हमारे चीनी अंतरिक्ष यान की इस व्यावसायिक यात्रा के दौरान हमें बहुत अच्छा और तरोताज़ा महसूस हुआ। मैं अपने दोनों साथियों को मिशन की अद्भुत पूर्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
वहीं सेंजेऊ 16 की सफल लैंडिंग पर अन्य अंतरिक्ष यात्री झू यांगजू ने अपने को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि इस उड़ान का हिस्सा बनने से वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। घर लौटना वास्तव में अच्छा लगता है और मैं एक अंतरिक्ष उड़ान इंजीनियर के रूप में इस मिशन को पूरा करने में सक्षम होने के लिए बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं इस महान नए युग का धन्यवाद देना चाहता हूँ, वह जो हमें अपने सपनों को साकार करने का अवसर और मंच प्रदान करता है। गौरतलब है कि चीन ने 30 मई 2023 को मानवयुक्त अंतरिक्ष यान सेंजेऊ 16 लॉन्च किया था। यह चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के अनुप्रयोग और विकास का पहला चालक दल अभियान था। इस चालक दल ने 154 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर कुल 70 अंतरिक्ष प्रयोगों को पूरा कर लिया है, जिसमें स्पेस वॉक और अंतरिक्ष स्टेशन से एक व्याख्यान भी शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। फ्रांस से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मंगलवार सुबह पेरिस मेट्रो स्टेशन पर एक हिजाब पहने महिला को गोली मार दी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल महिला मेट्रो स्टेशन पर कुछ लोगों को धमकी दे रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद यात्रियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस के मुताबिक अपनी सुरक्षा के डर से पुलिस एजेंटों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। महिला के पेट में गोली लगी है, जिस कारण उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला का व्यवहार संभावित इस्लामी आतंकवादी प्रेरणा का संकेत दे रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।